एकेडमी पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसकी सारी डिटेलिंग आपको इसी एक वीडियो में मिल जाती है। साथ ही साथ बैकग्राउंड डिटेलिंग भी हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करी जाएँ आपको आसानी से अपडेट मिल सके। चलिए देखते हैं द हिंदू के फ्रंट न्यूज पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकली हैं, उसको कवर करी जाएगी बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ। बात करी जा रही है दोस्तों वर्शिप एक्ट की। तो यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये जो 1991 में बनाया गया था, कि इसका कहना यह है कि जो भी 1947 से लेकर के 1947 से पहले अगर जो परिस्थिति थी, यानी भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से किसी भी वर्शिप प्लेसेस वाली रिलीजियस प्लेसेस को आप अल्टर नहीं कर सकते। किसको छोड़ के? राम जन्म भूमि को छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ये मुद्दा निकला क्यों है, इस चीज को देखेंगे। स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाया गया है देखने के लिए कि ये जो वर्शिप एक्ट है इसमें क्या कोई रिक्लेम हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी संभल का जो इशू निकल के आया है। संभल जिला यहाँ पे यूपी में पड़ता है दोस्तों। इस संभल में एक शाही मस्जिद है जो बाबर के द्वारा बनवाया गया। उसको कहा जाता है कि वो हरिहर दास टेम्पल हुआ करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया गया। वहाँ पे तो वहाँ पे सर्वे कराया गया, टीम गई थी और वहाँ पे बहुत सारा पुलिस और वहाँ की पब्लिक, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके कारण वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, 4-5 माइनॉरिटी ग्रुप की मृत्यु हो गई। इसी की वजह से इस एक्ट को यहाँ पे रिव्यू किया गया है कि क्या उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है या फिर उसमें कुछ अल्टरेशन करी जा सकती है। उसी पे कमेटी बैठी है उसको सुनवाई करने के लिए। 12 दिसंबर को इसको फिक्स किया गया है। हियरिंग पहली होगी, देखते हैं क्या चीजें निकल के आएंगी। कुछ इसकी एक्ट है। संजीव खन्ना साहब इसको यहाँ पे जस्टिस हैं जो CJI भारत के, उसको यहाँ पर डील करेंगे। तो ये जो वर्शिप एक्ट है 1991 में, इस चीज को ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, उसी परिस्थिति में जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे मस्जिद हो गई, मॉस्क्यू, चाहे टेम्पल हो गई, चाहे जैन की हो गई, चाहे क्रिश्चियन की हो गई, उसी परिस्थिति में वो रहेंगी, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होगा। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस एक्ट के अंतर्गत कुछ सेक्शन रखे गए हैं। वो सेक्शन क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, मोनेस्ट्री, उसको उसी परिस्थिति में रखा जाएगा जो 1947 के परिस्थिति से रखी गई थी। दूसरा, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। जो भी यहाँ पे चीजें हैं रिलीजियस कैरेक्टर, वो मेंटेन करी जाएगी 15 अगस्त 1947 को लेके। तो उसी को यहाँ पे रिक्लेम अप किया जा रहा है कि क्या हम उसमें कुछ चीजें सुनवाई कर सकते हैं, कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे केस करा गया है कि इस पे कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम सुनवाई करने का अधिकार तो मिले। यहीं पे वो बातें निकल के आ रही हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच क्या आपके सामने अपना व्यू निकाल के लाती है, विचार निकाल के लाती है, वो चीजें देखी जाएगी। यहाँ पे निकल के आती है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो AIMPLB यही कह रहा है कि जो भी चीजें हैं वो आपका कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलरिज्म कैरेक्टर को उसके अगेंस्ट में चली जा रही हैं चीजें, उसके अगेंस्ट में चीजें चली जा रही हैं। तो यहाँ पे उन्हीं चीजों को देखा जाएगा किसके द्वारा? इस एक्ट के द्वारा, 1991 के एक्ट के द्वारा, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सुनवाई होगी, बेंच आपको बताएगा, वो चीजें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यही थी पूरी डिटेलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 की चीजें थी, उसकी पूरी यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेलिंग दे दिया हूं, जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीरिया। सीरिया का लोकेशन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि सीरिया क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से कि बॉर्डर किससे टच करता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ सीरिया किससे किससे बॉर्डर टच करता है। लेबनान जैसी कंट्री हो गई, मेडिटेरेनियन ओशियन से, तुर्की से, इराक से। तो यहाँ से इसकी लोकेशन ये हो गई। अब इस आर्टिकल पे क्या कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट ग्रुप है IS याद करिए 2013 से लेके 16 तक, 13 से लेके 16 तक इनका परचम सीरिया कंट्री में लहरा रहा था। ये बहुत सारे ऐसे जो
तेल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी और उस एरिया में जहां जहां तेल उगते थे उस पे ये अपना पावर अधिकार जमा कर लिए थे। उसी तेल से रेवेन्यू निकाल करके कंट्री कंट्री के खिलाफ ये अपना स्टैंडिंग लेते हुए नजर आए। तो ये मिलिटेंट ग्रुप है एक प्रकार से, वहां पे सरकार के खिलाफ उसके अगेंस्ट में जा करके ये खड़े हो जाते हैं। तो सीरिया के जो गवर्नमेंट है बशर अल असद साहब, उनके खिलाफ यहाँ पे आई हुई है। अब ये वहीं तक चीजें नहीं रुकी हैं, ये इतना आगे बढ़ गए हैं कि ये देखिए एलेप्पो वाली सिटी को कैप्चर कर लिए हैं, ये वाली सिटी कैप्चर कर लिए हैं, अल रहूल अल रका, और ये हमा तक पहुंच गए। सबसे बड़ा जो प्रोविंस है सीरिया का वो हिम्स करके है। इस प्रोविंस को अगर टारगेट कर लिया, जो कि एकदम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे ये लोकेशन है, ये सीरिया का सबसे बड़ा राज्य है, इसको भी अगर टारगेट कर लिया सीरिया ने तो कुछ बचेगा नहीं। तो इसका दमिश्क तक लिंक निकल के आ रहा है और इसमें तुर्की का भी सपोर्ट निकल के आ रहा है। रसिया यहाँ पे यही बात कह रहा है कि रसिया यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो चीजें मिलिटेंट के द्वारा हो रही हैं, जिसे हम आईएस कह रहे हैं, और वहाँ के लोग भी जो चल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें मिलिटेंसी की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी सहायता चलेंगे। तो रसिया फेवर कर रहा है यहाँ पे किसको, तो जो सीरिया की गवर्नमेंट है उसको कर रहा है, लेकिन तुर्की यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से और डायरेक्ट रूप से दोनों तरीके से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे मिलिटेंसी वाली चीजों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दे रहा है। तो यहीं पे इशू निकल के आ रहा है। बहुत सारे लोकेशंस को ऑक्युपाई करा जा चुका है पहले ही, ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट जो है ना वो मिलिटेंसी ग्रुप ऑक्युपाई कर चुकी है। कुछ बचा है, यही सब पार्ट बचा है जहाँ पे बशर अल असद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, वो यहाँ पे गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। तो यही परिस्थिति है वहाँ पे। अगर एडिटोरियल को साथ में जोड़ के चलें तो सीरिया का जिहादिस्ट चीफ यहाँ पे कौन है, अबू मोहब्बत अल जुलानी। मैं अल जुलानी ही बोलूंगा और समझ लीजिएगा आप। तो अल जुलानी की अगर बात करें तो यहाँ पे बगदाद से इनका पुराना कनेक्शन है। अबू बकर अल बगदादी यहाँ पे एक ब्रांच था अल कायदा का सीरिया में, वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। आज के समय में अगर बात करें तो कंट्री के मोस्ट पोटेंट मिलिटेंट ग्रुप ये चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। कौन, मोहम्मद अल जुहानी की अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड यहाँ पे देखा जाए तो ये इराक में 2003 में गए थे और वहां पे जो अमेरिकन इन्वेजन हुआ था, याद रखिए बहुत पुराने समय से इराक में अमेरिका का यहाँ पे पर्सोनल और मिलिट्री आर्मी ये सब चीजें थी और इसी के विरुद्ध में कार्यरत था। तो ये ज्वाइन करते हैं जाकर के इराक में अल कायदा ग्रुप और इस्टेब्लिश करते हैं जवात अल नुसरा अल कायदा सीरिया ब्रांच। तो अल कायदा सीरिया ब्रांच यहाँ पे कौन करते हैं, ये जुलानी साहब। अब ये जब ज्वाइन कर लेते हैं और इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो एक पावरफुल जिहादिस्ट ग्रुप निकल के आता है जो सीरिया के सिविल वार में यहाँ पे पार्ट करता है। तो गृह युद्ध जैसी स्थिति, सिविल वार जैसी स्थिति वहाँ पे सीरिया पे बनी है। बहुत सारे सिटी हैं, जो इदलिब है उसको यहाँ पे अल नुसरा यहाँ पे रीब्रांड कर रहे हैं, नया नया नाम दे रहे हैं और सिटीज को ऑक्युपाई भी कर रहे हैं। इनका मेन गोल है कि कैसे यहाँ पे असाद रेजिम, बशर अल असद जो प्रेसिडेंट है सीरिया के, उससे लड़ा जाए और सही प्रकार से कंट्री को कब्जा किया जाए। ये कुछ ग्रुप हैं एसटीएस, और ये ग्रुप जो है जो जुलानी ग्रुप है, इसी ग्रुप से ही लिंक करते हैं। अलग अलग सिटी पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं और ये स्ट्रेटेजिक सिटी है जिसे हम होम्स कह रहे हैं। यही है, इस वाले लोकेशंस की बात कर रहे हैं। इस वाले अगर लोकेशन की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है क्योंकि यहीं पे बशर अल असद साहब की यहाँ पे लीडर या कह लीजिए या फिर दमिश्क कैपिटल कह लीजिए, ये सारा का सारा चीजें जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो यहीं पे है। तो अगर यहाँ तक ये लोग कैप्चर कर लेते हैं तो ये सीरिया प्रोमिनेंट अगर जो पार्ट होता है तो ये लोग वीक हो जाएंगे। इसी के लिए यहाँ पे निकल के आता है कौन, रसिया सपोर्ट करता है किसको, गवर्नमेंट को। रसिया गवर्नमेंट को कह रहा है कि यहाँ पे इनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये सपोर्ट भेज रहा है। तो रसिया तो पहले ही यूक्रेन से यहाँ पे लड़ाई में फंसा हुआ है और वेस्ट एशिया
की अगर बात करें तो लेबनान और इजराइल में इशू चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन में इशू चल रहा है। तो ये पार्ट ही पूरा का पूरा एकदम कॉन्फ्लिक्टेड जोन हो गया है। इसीलिए यहाँ पे ये बात कहना काफी आवश्यक हो गया है कि इस वाले पार्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसका फायदा उठा करके ये जो सीरियन है मिलिटेंसी ग्रुप हैं वो इस वाले रीजन में यहाँ पे वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं। तो यही थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों बैकग्राउंड के साथ। आशा करते हैं कोई भी चीजें यहाँ पे मैं छोड़ा नहीं हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए इसको फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और आपका फेसबुक, इन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एडिटोरियल है उसको देखा जाएगा। बात करी जा रही है अब दूसरे आर्टिकल पे कोविड-19 की। तो जो लॉन्ग टर्म कोविड का इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन पे कैसे पड़ा है उसी की बातें बोली जा रही है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कोविड-19 जो आया दोस्तों, इस कोविड-19 के बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। इस इम्पैक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये मेंटल प्रॉब्लम से लेके आपको फिजिकल प्रॉब्लम तक ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। खास करके जिनको कोविड हुआ था, कोविड सेशन में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, लेकिन डेथ के बाद अगर सही मायने में देखें तो जो लोग इन्फेक्ट हुए और इन्फेक्ट होने के बाद रिकवर करके आए वो भी इससे बहुत हद तक सेफली बच के नहीं आ पा रहे हैं। यानी प्रॉब्लम क्या है, तो कहीं ना कहीं वो उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे? तो जो ब्रेन की नसें हैं दोस्तों उन पे इन्फ्लेमेशन आ जा रही है, सूजन आ जा रही है, तो उनको बोलने में प्रॉब्लम, उनको याद रखने में, मेमोराइज करने में, उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें हर प्रकार की प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेन की नसों को सूजन करा दे रहा है। यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो ये वायरस, कोविड-19 वायरस आपको किसी भी प्रकार से छोड़ने वाला है नहीं। यानी प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा अगर आप एक बार इन्फेक्ट हो गए, और रिकवर करने के बाद भी ये इम्पैक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली कई सारा रिसर्च भी अगर बात करें आया था, तो इतने सारे लोगों की रिसेंटली हार्ट अटैक से, किडनी प्रॉब्लम से डेथ हो रही है, उसका कारण इस वायरस को भी बोला गया है। हार्ट अटैक से जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी प्रॉब्लम ये बोला गया है। तो यही सारी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म कोविड का इम्पैक्ट चल रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि हर प्रकार से डैमेज कर रहा है ये ब्रेन सेल को। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, और हर एक फील्ड में अगर देखा जाए, आपके हेल्थ से लेके, हार्ट से लेके ब्रेन तक ये प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। उसी की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अफेक्ट कर रहा है आपका कौन सा, कोविड-19 वायरस। तो यही सारी चीजें थी। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई है। कोविड-19, अच्छा, कोविड-19 के लिए एक स्पेशल टेस्ट होती थी, RT-PCR। इसका पूरा नाम जानते हैं आप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसका पूरा नाम है। इस टेस्ट के द्वारा पता चलता था व्यक्ति को कोविड है या नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पता करिएगा। और इस चीज़ की सहायता से पता चलता था व्यक्ति को कोविड है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं इस पृथ्वी ग्रह पे मच्छरों का पूरा साम्राज्य है। खास करके अगर ट्रॉपिकल बेल्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल बेल्ट क्या होता है दोस्तों, ट्रॉपिकल बेल्ट आपका ये वाला बेल्ट हो गया, ये इक्वेटर 0 डिग्री, और ये 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। इसी बेल्ट को हम इक्वेटर बेल्ट कहते हैं। इसी बेल्ट में ज़्यादा टेम्परेचर होती है, ज़्यादा रेन होती है, और हीट होती है, ह्यूमिडिटी होती है। इसी बेल्ट की हम बात कर रहे हैं। किस बेल्ट की? इस बेल्ट की। इस बेल्ट में मच्छरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण इनकी तबाही बढ़ती है। जब
तो लोगों की तबादी घटनी लगती, आबादी, सॉरी तबादी कह रहे हैं, आबादी घटनी लगती है। तो ये क्या हो रहा है, क्या इसके लिए कुछ उपाय करा जा रहा है? तो हाँ, वहां पे मलेरिया सबसे ज्यादा आदमी का जान ले रहा है। किस बेल्ट में? इसी बेल्ट में, इस वाले बेल्ट में। तो मलेरिया इतने सारे लोगों की जान ले रहा है, तो क्या एक छोटा सा मच्छर को हम लोग उसका समाधान नहीं खोज सकते उसका? तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पैरासाइट्स की बात कही जा रही है। इनके जीन को ही हम बदल दें अगर, तो जो इनकी जनरेशन होगी मच्छरों की, वो स्टेराइल जनरेशन होगी। स्टेराइल मतलब बांझ। उसको यहाँ पे मच्छरों को, जो मेल मॉस्किटो हैं, उनको अगर बांझ पैदा करा जाए तो वहां पे उनकी प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, उनकी पॉपुलेशन घटेगी। उनकी नंबर ऑफ मॉस्किटो जब घटेंगे तो केसेस भी यहाँ पे घटते हुए नजर आएंगे। केसेस घटे होंगे तो लोगों की डेथ भी कम होगी। खास करके अफ्रीकन नेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। अफ्रीकन नेशन में ये प्रॉब्लम भयंकर है। अब इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कम चीजें नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में भी मॉस्किटो बॉर्न वाली प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इस बेल्ट में भी मॉस्किटो ज्यादा हैं। अगर इंडिया वाले बेल्ट को देखा जाए तो इस वाले बेल्ट में काफी मॉस्किटो है। ये चीजें याद रखिएगा। अब ये हॉट ह्यूमिड इनको टेम्परेचर चाहिए पनपने के लिए। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या कहा जा रहा है, मॉस्किटो की जेनेटिकली अल्टर कर लिया जाएगा ताकि जो भी उसका लीवर स्टेज जो प्राइम है, जो डेवलप करते हैं, उसमें यहाँ पे कोई चीजें ना हो। और जो 1 से लेके 6 दिन तक इनका समय लगता है डेवलप करने में, या तो वो पहले ही मर जाएंगे अगर डेवलप करेंगे तो 6 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन मान लीजिए 1 से लेके 6 दिन या 7 दिन इनका टाइम पीरियड हुआ। प्राइमरी स्टेज में आपको अगर काटता है और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पैरासाइट है तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है शुरुआती समय पे, लेकिन जब वो डेवलप हो जाएगा और 6वें दिन 5वें दिन पे आ जाएगा तो वो आपको 90% बात बोला गया है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। इसी चीज की यहाँ पे बात करी जा रही है, लेट अरेस्टिंग पैरासाइट। जब वो डेवलप होगा तो ये कौन, जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात करी जा रही है पूरा का पूरा। तो हम उसको स्टेराइल कर सकते हैं, मेल टू मेल वाली बात करी जा रही है। पहला हो गया ताकि इसका पॉपुलेशन ही घट जाएगी, और दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे क्या, कि उसकी जो पैरासिटिक कैपेसिटी है, जो लेकर के वेक्टर ये चलता है, ये मॉस्किटो एडिस एजिप्टी डेंगू वाली चीज हो गई, तो ये जिससे हम लोगों को इन्फेक्शन होती है उस चीज में बदलाव हो जाएगा और यहाँ पे पैरासाइट इन्फेक्ट कर नहीं पाएगा। 90% के आसपास 89% इम्यून हो जाएगी यहाँ पे चीजें, और वो चीजें इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो पैरासाइट को यहाँ पे मारने की बात करी जा रही है 6 डे के आसपास। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीजें हैं अगर इस प्रकार से चीजें हुई। अब थोड़ा सा और डिटेल में बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो ये मच्छर तो छोटे हैं लेकिन ये कितने बड़े बड़े बीमारी फैलाते हैं उसको चीज को हम खंगाल के लाए हैं। ये मलेरिया करते हैं, फाइलेरियासिस कहते हैं जिसे एलिफेंटेसिस बोलते हैं। हाथी पांव समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे फूल जाता है पैर कितने लोगों का, याद है ना, ये एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस। डेंगू तो जान ही रहे हैं, येलो फीवर जान ही रहे हैं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस ईस्टर्न एनक्विन, ये बहुत सारे इंसेफ्लाइटिस के प्रकार हैं। नाइल वायरस भी यहाँ पे है, चिकनगुनिया हम लोग जान ही रहे हैं। तो एक छोटा सा कीड़ा है दोस्तों, मॉस्किटो क्या है, इंसेक्ट है। और ये इंसेक्ट आजकल के समय में कितने लोगों की जानें ले रहा है वो तो हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए मलेरिया से केवल मरने वालों की संख्या 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक आज के समय में हो चुकी है। तो ये एक छोटा सा कीड़ा है, उतना यहाँ पे टारगेट कर रहा है। ह्यूमन को कितना मार रहा है, 4 लाख 4.5 लाख, लेकिन मलेरिया कितना मार रहा है यहाँ पे 7 लाख से लेकर 10 लाख तक। स्नेक से कितने लोग मरते हैं, 50,000। यहाँ पे डॉग से काटने से 25,000, यहाँ पे मक्खी से 10,000, यहाँ पे छोटे छोटे जो बग हैं उनकी सहायता से 10,000। तो इस प्रकार के चीजें हैं। क्रोकोडाइल से भी 1,000 की बात करी गई है, हिप्पोपोटामस से भी 500 की बात करी गई है, एलिफेंट से 100 की बात करी गई है। लेकिन डेडलीस्ट एनिमल की अगर बात करें तो ये एनिमल नहीं है, ये इंसेक्ट में आता है, याद रखिएगा। इस इंसेक्ट ने मानव की पॉपुलेशन को घटाने में अच्छा रोल प्ले किया है। तो यही सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा
ग्लोबली चीजें देखें तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज कैसे इंपैक्ट कर रही है। 1 मिलियन डेथ, ऑलमोस्ट 10 लाख की बात करी जा रही है। 1 मिलियन डेथ इसी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से हो रही है। 207,000 केसेस पर ईयर येलो फीवर के निकल रहे हैं इस वाले बेल्ट से, जो कि आप देख रहे हैं इंडिया भी इसमें आ रहा है, इस वाले बेल्ट से निकल के आ रहा है। 3.2 बिलियन पीपुल को, ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड इसी मलेरिया के रिस्क से निकल रहा है। यहाँ पे ब्राजील वाले बेल्ट को भी देखेंगे तो ये वाले बेल्ट में भी बचा नहीं है। डेंगू फीवर, चिकुनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, ये सब चीजों की होड़ चली हुई है। तो ये पूरी डिटेलिंग बैकग्राउंड जो आपको दिया, आशा करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये एक छोटा सा जो मॉस्किटो है उससे हम कितना ज्यादा प्रभाव फेस कर रहे हैं, कितना ज्यादा ब्रूटली वो चीजें ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें थी, आशा करते हैं जो डिटेलिंग आपको दिया यहाँ पे समझ में आया। दोस्तों, आपको कई दिन से मैं प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में बता रहा था, जो आपके बुसन सिटी साउथ कोरिया में जो चीजें हुई थी उसी की बातें यहाँ पे बोली जा रही है कि कैसे ये एक प्रकार से वर्ल्ड जो है इस प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर के सफल नहीं हुआ और इस बैन को इसको माना भी नहीं गया। उसी इशू को लेकर के यहाँ पे हम बातें करेंगे, थोड़ा सा डिबेट करेंगे और देखेंगे क्या क्या इशू निकल के आ रही है। करंटली अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है कितना, 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रत्येक साल। तो ये आंकड़ा इतना डराने वाला है कि अभी आपको समझ में आएगा कि ये आंकड़ा है कितना। 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हम लोग प्रत्येक साल वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन प्लास्टिकों का अगर बात करें, जब ये छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे ये प्लास्टिक, तो इनसे क्या होगा, ये आपके फूड चेन में चले जाएंगे। तो फूड चेन में क्या आता है, प्लांट आ गया, एनिमल आ गई, जैसे फिश ही मान लीजिए, तो फिश में आ गई, फिश को कंज्यूम किए, या प्लांट में साग सब्जी आ गया, वेजिटेबल आ गया। तो या तो आप मांसाहारी हैं तो भी आप में पहुंचेगा, शाकाहारी हैं तो भी आप में पहुंचेगा। तो ह्यूमन अगर कंजम्पशन कर रहा है इन सब चीजों का, तो उसको क्या होगा, उसको तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। इसी प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अभी रिसेंटली 5th INC क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, यही कमेटी को यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से क्या कहा गया है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बोला गया है, जिसमें 170 कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं और लीगली बाइंडिंग ट्रीटी यहाँ पे कहा जा रहा है इसको करा जाए और इसको प्लास्टिक को एंड किया जाए। तो ये मैंडेट डाला गया था कि इसको लीगली बाइंडिंग, और लीगली बाइंडिंग हो जाएगा दोस्तों तो कंट्री कोई भी है, चाहे डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो, सबको यहाँ पे बैन करना पड़ेगा। तो यही लीगली बाइंडिंग की बात चल रही थी, जो कि बहुत सारी कंट्री अपना पलड़ा खींच लेंगे, वो एग्री इससे करके नहीं गए, यानी एग्रीमेंट साइन किए ही नहीं। तो INC 5 इसी पे बोला जा रहा है कि ये फेल हो गई, सफल हुई नहीं। अब वो अगर सही मायने में हम देखें कि क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है क्या। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली यहाँ पे 2022 में मार्च में कहता है कि प्लास्टिक को हमें समाप्त करना है, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, जिसके कारण से मरीन प्रॉब्लम होती है, यानी जो भी समुद्र में जल जीव जंतु रहते हैं उनको प्लास्टिक प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्लास्टिक हमारे मरीन सिस्टम में गया है। तभी तो अगर मरीन एनिमल यानी फिश को हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में आएगी प्लास्टिक, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। तो उसी माइक्रो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, जाकर के हमें प्रॉब्लम करती है, डिजीजेस देती है। तो INC की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट हो गई, वहां पे नेगोशिएशन ट्रीटी 2024 तक करी गई थी कि इसको समाप्त कर दिया जाएगी। लेकिन जो कंट्री यहाँ पे 5 बार मीटिंग कर चुकी है, कोई भी यहाँ पे चीजें नहीं है, यानी हर जगह लीटरिंग ही है। लीटरिंग है क्या, लीटरिंग यानी प्लास्टिक का गंदगी हर जगह फैला हुआ है। इंडिया की बात करें तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया है 2022 से। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या, प्लास्टिक बैग, कैरी बैग प्लास्टिक का, छोटा छोटा चीजें सिंगल यूज यानी पी के फेंक देना, उन सब चीजों को हम लोगों ने बैन किया हुआ। लेकिन अभी भी कहीं कहीं रिसेंटली अगर देखा जाए तो यूजेज चल रही हैं। और
इन सब चीजों को लेकर के प्लास्टिक कह रहा है कि इसको बैन किया जाए, लेकिन बहुत सारे जगहों पे अभी भी रिलक्टेंस है, लिमिट किया गया है प्लास्टिक का प्रोडक्शन कंप्लीटली सही मायने में हम लोग नहीं कर पाए हैं, जबकि प्लास्टिक बैन 2022 से ही इम्प्लीमेंट है। अब अगर देखा जाए तो नेगोशिएशन इतने सारे हो गए और बुसन सिटी में साउथ कोरिया में मीटिंग भी हो गई INC 5 की, जिसे हम इनफॉर्मल प्लास्टिक ट्रीटी भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, बहुत सारी इशू निकल के आया रफली कि हम क्या चीजें कैसे मैनेज करें इस प्लास्टिक पोल्यूशन को, यहाँ पे कैसे इसको एंड किया जाए। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो नेगोशिएशन पे नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री सही मायने में आके यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को एड्रेस नहीं कर पा रही, यानी प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें एड्रेस करना पड़ेगा अगर, तो प्लास्टिक प्रोडक्शन को हमको कट करना पड़ेगा। तो जब तक कट नहीं करेंगे हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने सोर्स को हमें कट करना ही पड़ेगा। यही बातें बोली जा रही है। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, प्लास्टिक पोल्यूशन कितना बुरा है, तो UNEP का जो फैक्ट शीट है वो क्या कह रहा है, प्लास्टिक वेस्ट अगर देखा जाए तो 1970 से लेकर के 90 तक यहाँ पे और अर्ली 2000 तक देखा जाए तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रदूषण प्लास्टिक का जनरेट नहीं हो रहा था, अगर 10 ही साल की हम बात करें। लेकिन जो यहाँ पे प्रीवियस 40 साल की अगर बात करें आंकड़ा 70, 80, 90 और 2000, यानी 40 साल का समय देखे, उसमें हम लोग जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस किए और उससे अधिक हम लोग 400 मिलियन टन प्लास्टिक एवरी ईयर कर रहे हैं, जो कि कितना बड़ा ये आंकड़ा है। अमाउंट जो कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता था वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन और आगे अगर बढ़ेंगे 2050 तक तो ये 1100 मिलियन टन होने वाला है। अगर इसको आप नहीं रोकें तो आप समझ सकते हैं 1100 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट क्या रूप धारण कर लेगा, मरीन लाइफ कैसी हो जाएगी, लैंड लाइफ कैसी हो जाएगी, इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्लाइमेट चेंज कैसा होगा, हम लोग सोच सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन आपका कार्बन इमिशन से भी जुड़ा है। तो यही चीजें हैं, एक वरिंग, एक चिंताजनक वाली बातें हैं। 36% की बात करी जा रही है कि प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पैकेजिंग हो गई, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गए, फूड मटेरियल को रैपिंग करने के लिए, बीवरेजेस को के कंटेनर के लिए, ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स टीन के डब्बे में या फिर किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में, तो ये उसी बेवरेजेस की बात कर रहे हैं। 85% हम लैंडफिल कर देते हैं और अनरेगुलेटेड वेस्ट भी उसके बाद भी यहाँ पे आ जाते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो फॉसिल फ्यूल को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये प्रोडक्शन हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी होता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल भी होता है। 7 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबली जनरेट हो रहा है और लेस देन 10% ही रिसाइकल हो रहा है। तो बोलिए अगर 10% ही रिसाइकल हो रहा है तो 19% जा कहाँ रहा है? क्वेश्चन यही यहाँ पे उठ रहा है, सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लैंड से लेके सीज तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। सिगरेट बट जो होते हैं, ये सिगरेट है दोस्तों, अगर तो इस वाले पार्ट को हम पकड़ते हैं और इस वाले पार्ट से स्मोक करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, पीली वाली पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिल्टर रहते हैं और ये प्लास्टिक फाइबर से होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की बात करी जा रही है जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। फूड रैपर्स, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक कैप्स, प्लास्टिक ग्रोसरी बैग, प्लास्टिक स्ट्रॉ, स्टाइरर, ये सब हर प्रकार की चीजें प्लास्टिक हथिया ली हैं अपनी जगह को और उसका इस्तेमाल बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इंडिया की क्या पोजीशन है इस ट्रीटी को लेकर के? तो इंडिया कह रहा है यहाँ पे अनेबल टू सपोर्ट एनी मेजर टू रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक। यहाँ पे पॉलीमर कह रहा है कि भैया हम यहाँ पे अभी सीधे सीधे कैसे यहाँ पे रेगुलेशन बना दे, कैसे रेगुलेट कर दे जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो। इंडिया इस प्रकार की बातें कह रहा है, लेकिन इंडिया यहाँ पे 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक की बात को बैन किया हुआ है। क्या है कि हम इसको प्रोडक्शन को एकदम कम कर रहे हैं, इसको बैन कर दिया सिंपली।
तो जो डेलीगेशन पहुंचे थे बुसन सिटी साउथ कोरिया, उनका नाम नरेश पाल है, वो यहाँ पे कमिटेड है, कह रहा है कि ये कंसेंसस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग को लेकर के, सब में सहमति होना चाहिए क्या हम लोग चीजें करें। तो इसी चीज की यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जब तक नहीं होगा, कलेक्टिव मतलब सब कंट्री मिलकर के आएंगी तब समाधान यहाँ पे होगा। कोई एक कंट्री यहाँ पे समाधान को नहीं ला पाएगा, इसीलिए तो ये डील हो नहीं पा रही है, फेल हो जा रही है। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, कमिटमेंट की बात आ रही है। 22 काइंड्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया ने बैन किए हुए हैं और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिम भी इंडिया लाया हुआ है। ये क्या होता है, अगर कोई कंपनी एक्स है वो प्लास्टिक बना रही है तो कलेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक उसी को दे दिया गया है, इसी को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिम दिया गया है, ताकि वो उसको रिसाइकल करे कलेक्ट करके, जो भी वो गंदगी फैल रही है वातावरण में, इसी को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिम दिया गया। अब यहाँ पे बहुत सारी प्लास्टिक को हम लोग बैन किए, इंडिया इस तरीके से देखता है, लेकिन इंडिया भी यहाँ पे साइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड वाली इशू भी हो जा रही है। अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसमें आकर के सबको एकदम इक्वल पैटर्न पे हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। अगर सही मायने में हम बताएं आपको तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लोग का मतलब कंट्री, और सारे को इक्वल यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे, सबकी अलग अलग जीडीपी है, उस हिसाब से यहाँ पे देखने को बनता है। तो यहाँ पे 85 से लेके 100% तक यहाँ पे कंट्री गैदर हुई हैं और यहाँ पे जो प्लास्टिक को कट करने की बात करी जा रही है ईयर वाइज, उसी पे टारगेट करी जा रही है। यहाँ पे सप्लाई ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करी है। अंत में इंडिया स्ट्रांगली अपोज किया है इस प्रपोजल को कि भैया ये जो प्रपोजल चल रहा है कि आप लोग इक्वल यहाँ पे आईएनसी को बाइंडिंग कर रहे हैं और इस प्रकार की चीजें लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कॉन्फ्रेंस पार्टी टॉक क्लाइमेट चेंज हुई थी उस पे। तो यहाँ पे भी कोई बड़ा इशू तो निकला नहीं। COP29 अजरबैजान बाकू में, वहां पे भी इसी प्रकार से ठीक इसी यहाँ पे भी ये चीजें नहीं हो पा रही है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर बैन करना है तो हमें सही प्रकार से कलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा, कंट्री को इसको यहाँ पे अपोज करना पड़ेगा और इसकी जो प्रोडक्शन है उसको कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबको कलेक्टिवली अप्रोच लेकर के आना पड़ेगा, तभी ये चीजें संभव हो सकती हैं। दोस्तों, अगर प्लास्टिक की बात करी जा रही है तो ये कई प्रकार से आपके शरीर में आता है। अगर सही मायने में देखें तो एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्ट की बात करी जा रही है अगर प्लास्टिक की, तो ये चीजें निकल के आती हैं और ये जो पोल्यूशन फैक्ट्री मचाती हैं वो वातावरण में जाता है। ये रिफाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी वाटर को इम्पैक्ट करता है और इससे कंज्यूमर यूजेज के लिए बनते हैं टॉयज और गद्दी, खिलौने, टायर, ये सब चीजें बनती हैं। फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में ये प्लास्टिक आ जाते हैं और यही सब चीजें तो यहाँ पे रिस्क की जाती हैं। मान लीजिए हम इंसिनरेटर बनाए हैं जिसको हम रिसाइकल करने का बात कर रहे हैं, तो सही प्रकार से रिसाइकल अगर नहीं हुआ प्लास्टिक का तो ये वाटर को प्रॉब्लम करेंगे, लैंड को प्रमोट करेंगे और क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करेंगे, जिसके कारण वातावरण में कार्बन की मात्रा हो जाएगी और लंग और इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी इसको इम्पैक्ट करके हमें प्रॉब्लम करेगी। तो ये इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है जो यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत अच्छा चीज था जो मैं आपको दिखा। ये प्लास्टिक समस्या है, कैसे प्लास्टिक का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है। अगर डिटेलिंग में देखा जाए कैसे इस चीज को समाप्त किया जा सकता है, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रास्ता तो है, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव अप्रोच लेकर के आना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये चीजें इस ट्रीटी का लाभ हो पाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करें क्लाइमेट टॉक की, तो यहाँ पे 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी, जिसे रियो डी जेनेरियो में यहाँ पे चीजें हुई थी, ब्राजील में है ये जगह। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की बात करी गई थी, डिसाइड किया गया था इसको कट किया जाए। तो धीरे धीरे ये चीजें कट हुई, धीरे धीरे ये चीजें पहुंच रही हैं। उसी प्रकार से ये भी चीजें हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, तो यहाँ भी चीजें धीरे धीरे निकल के आएंगी और बहुत सारे समय लगेगा। यहाँ पे भी अनक्लॉज की बात करी जा रही है, लॉ ऑफ द सी यूनाइटेड नेशन की, तो ये भी सस्टेनेबल तरीके से धीरे धीरे मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की तरफ यहाँ पे कार्य हुआ और बहुत सारे सेशन हुए और भी सेशन बाकी हैं, वो भी होंगे। तो हम भी इसमें स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें थी जो मुझे आपको
बतानी थी। दोस्तों आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी इस प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर के, जो भी आपको मैं बताया। कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप लिख सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बुर्किनो फासो, यहाँ पे मिलिट्री रूल फिर से आ रहा है। यहाँ पे पीएम को डिसमिस कर दिया गया है, जुंता चीफ यानी मिलिट्री के द्वारा, और गवर्नमेंट वहाँ पे डिसॉल्व हो गई है। यहाँ पे बुर्किनो फासो के जो मिलिट्री लीडर हैं कैप्टन इब्राहिम तरोर, ये डिसमिस कर दिए हैं कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, जिनका नाम अपोलिनेरो जैकोब गैलिन टम्बेला, बड़ा कठिन नाम है दोस्तों तम्बेला से याद रखिएगा, हम लोग तम्बेला याद रख सकते हैं। और कोई रीजन इन्होंने बताया नहीं कि हम डिसमिस क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे बुर्किनो फासो का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे है। ये आइवरी कोस्ट से बॉर्डर टच करता है, घाना से बॉर्डर टच करता है, टोगो से करता है, बेनिन से करता है, ये चीजें याद रखिएगा। नाइजीर से करता है, नाइजीरिया से नहीं करता है, याद रखिएगा। और माली से बॉर्डर टच करता है। बुर्किनो फासो ये एक जगह है, याद रखिएगा, जो अभी न्यूज में है, यानी मिलिट्री रूल यहाँ पे भी आ रहा है। तो यही चीजें हैं, देखिए कैसे बैठे हुए हैं। तो ये कोई रीजन नहीं बताए हैं कि क्यों हम पीएम को हटा रहे हैं और जुंता गवर्नमेंट लेके आ रहा है। जुंता गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री रूल। आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट भी मार्शल लॉ ला दिए थे। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, कुछ ही क्षण के लिए यहाँ पे तो साउथ कोरिया के लोग वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे, उनको इम्पीचमेंट के लिए मोशन पास करना पड़ा। तो इम्पीचमेंट मोशन पास हुआ, लेकिन उनकी पार्टी यहाँ पे कोई चीज उनके अगेंस्ट में चीजें हुई नहीं, अपोजिशन के लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ की आइडियोलॉजी डिक्टेटरशिप है, यहाँ की आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक चलती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ आप नहीं लगा सकते। ये तो तब हुआ था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में लड़ाइयाँ छिड़ी थी। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात चल रही है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है साउथ कोरिया के? यून सुक यूल जी हैं, और वो स्कैप कर चुके हैं इस मोशन को। तो यहाँ पे मोशन था, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, लेकिन ये चीजें नहीं हुई है। देखते हैं क्या आगे चीजें निकल के आती हैं। अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है। टेररिस्ट शुड नॉट रन सीरिया कंट्री। सीरिया कंट्री यहाँ पे टेररिस्ट के द्वारा चलाया नहीं जाना चाहिए, रसिया ऐसी बातें बोल रहा है। और ईरान और तुर्की की मीटिंग में ये चीजें रसिया ने बात बोली है। तो देखिए सीरिया जैसी स्थिति यहाँ पे जो चल रही है, क्या चीजें निकल के आती हैं। सीरियन गवर्नमेंट क्या गिरती है अब, क्योंकि वेस्ट एशिया एकदम बहुत ही नाजुक मोड़ पे चला गया है। यूक्रेन कंफर्म किया है कि जो F-16 यहाँ पे जेट हैं वो किसको मिल रहा है? यूक्रेन को मिल रहा है। तो ज़पोरिज़िया रीजन में यहाँ पे यूक्रेन, देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें लेकर के आता है। F-16 कौन दे रहा है? यहाँ पे यूएसए ही तो दे रहा है। किसके खिलाफ? रसिया के खिलाफ। अगर रसिया के खिलाफ ये नहीं होते साहब तो इनको क्या F-16 देता? वो तो जियो पॉलिटिक्स है लंबी चौड़ी यूएसए की दोस्तों, जिसके कारण ये इनको चीजें प्राप्त होंगी। तो यही सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों की यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में भी जाने गई, और इजराइल और फलस्तीन में भी लड़ाई हो रही है, उसकी भी जाने गई। सीरिया और आईएस में भी लड़ाई होने जा रहा है, उसमें भी जाने गई। इजराइल और लेबनान में भी लड़ाई हो रहा है। तो वेस्ट एशिया कुल मिला के अगर देखा जाए तो काफी कॉन्फ्लिक्टेड जोन बना हुआ है। उसी कॉन्फ्लिक्ट जोन की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत सारे सिविलियन की डेथ भी हो रही है। कहाँ पे? फलस्तीन वाले रीजन में। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं ये चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन खुला है दोस्तों, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आप अपना सजेशन देना चाहें सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय